अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग। ठीक है, कि क्रिएटिव स्टूडेंट क्या होते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, इस तरह की बातें। तो क्रिएटिविटी तो आपको पता ही क्या होता है कि एबिलिटी टू थिंक और एबिलिटी टू थॉट ऑफ यूनिक आइडियाज़ के बारे में सोच पाना, किसी न्यू चीज़ को क्रिएट कर पाना, एकदम न्यू नोवेल चीज़ को। ठीक है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इस तरह की बातें क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट। क्रिएटिव बच्चे के क्या विशेषताएं होती हैं। रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं ये लोग, पहले बताया जा चुका है। ठीक है, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं और लेटरल थिंकिंग करते हैं। ओरिजिनलिटी इन थॉट्स, इस तरह के बच्चों में ओरिजिनलिटी इन थॉट्स होती है। ओरिजिनलिटी इन थॉट्स भी आपको पता है, लीक से हट के काम करना एकदम। ठीक है, एकदम नई चीज़ करना, यूनिक चीज़ करना, वो ओरिजिनलिटी इन थॉट्स। उसके बाद है इंट्रोवर्ट इन नेचर। इंट्रोवर्ट इन नेचर, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ये नेचर में इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातचीत करने वाले नहीं होते, अपने आप में गुम रहने वाले बच्चे होते हैं। बट दे आर ऑल्सो क्यूरियस इन नेचर। इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ ये लोग क्यूरियस भी होते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, क्यूरियस भी होते हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ों को जानने सीखने में इंटरेस्टेड भी रहते हैं। अब आता है स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग को करने के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में पढ़ा था ना कि क्या है, या साइंटिफिक मेथड में पढ़ा था, तो सबसे पहले क्या आता है उसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उस तरह की बातें। तो क्रिएटिविटी में भी ऐसा ही है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आपको पहचान होनी चाहिए कि क्रिएटिव थिंकिंग आपको करनी किस रिगार्डिंग में है। ठीक, एफर्ट्स आपको किस चीज़ के लेके करने हैं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, ड्रॉप दैट प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बारे में आपने सोचा, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप फोकस करना चाह रहे हो, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप यूनिक सॉल्यूशन चाह रहे हो उस प्रॉब्लम का, या एक यूनिक आइडिया चाह रहे हो उसके लिए, तो उसको इंक्यूबेशन में डाल दो। इंक्यूबेशन क्या है, ड्रॉप दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को भूल जाओ फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग उस प्रॉब्लम को भूल जाओ कि ठीक है सॉल्व करनी है, थोड़ी देर उस पर दिमाग लगाया बट उसके बाद उसको छोड़ दो। क्या होता है छोड़ने से, कि प्रॉब्लम आपके कॉन्शियस माइंड में से, सबकॉन्शियस माइंड में से होते हुए सीधा अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इंक्यूबेशन के दौरान आपकी जो प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आपको सोचना है, कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक, और अनकॉन्शियस माइंड में जब चली जाती है तो आपके उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, एक्टिवली सोचना बंद कर देते हो। फिर क्या होता है, एक दिन अचानक से होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट जल जाती है आपकी, बल्ब जल जाता है, मेंटोस खाते ही दिमाग की बत्ती जल जाती है आपकी। ठीक, इल्यूमिनेशन का मतलब है इंस्टेंट आइडिया, एक दिन अचानक से उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपके मन में एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, और उस आइडिया के ऊपर आप करते हो काम। जैसे आपके मन में आइडिया आ जाता है, आप उसके ऊपर काम करते हो। ठीक है, जैसे आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, आर्किमिडीज नाम का एक आदमी था, ग्रीक में था या कहाँ था, तो उसको, वो था साइंटिस्ट। क्या होता है कि वो जिस राजा के दरबार में होता है, उस राजा को किसी ने सोना गिफ्ट किया होता है। ठीक, उसको सोना गिफ्ट किया होता, सोने का एक एक मुकुट गिफ्ट किया होता है। तो राजा को पता लगाना था कि इस मुकुट के अंदर, जो सोने का मेरे को क्राउन गिफ्ट किया है, तो इसके अंदर एक्चुअल में सोना कितना है, और ये उसको पता करना था बिना उसको क्राउन की फिगर को, क्राउन का जो शेप थी उसको डिस्ट्रॉय करे। तो ये वाली प्रॉब्लम उसने आर्किमिडीज को दी कि प्लीज़ पता लगा के दो मेरे को, इस क्राउन को तोड़े बिना, कि क्या है, कि क्या नाम है, कि इसके अंदर कितना सोना है। तो आर्किमिडीज क्राउन को लेके कई दिन बैठा रहा, बट उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो एक दिन वो परेशान हो गया, उसने उस क्राउन को रख दिया और ऐसे अपने घर के कामकाज में लग गया, खाने पीने में लग गया। ठीक है, ऐसे ही उसके दिन निकलते रहे। एक दिन वो नहाने गया और अपने बाथ टब में जाके बैठा, बाथ टब होता है उसके अंदर जाके बैठा, वो पानी से भरा हुआ था लबालब, और उसके अंदर जाके बैठा। जैसे उसके अंदर जाके बैठा, उसके साथ क्या हुआ, इल्यूमिनेशन हुआ, इंस्टेंट आइडिया आया उसको। एक इंस्टेंट आइडिया क्या था, वो बाथ टब के अंदर बैठा, जैसे ही बैठा, किसी भी कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है, अगर आप उसके अंदर अपना हाथ डालोगे तो ऑब्वियसली पानी उसके बाहर फैलेगा। ठीक है, तो जब आर्किमिडीज उस बाथ टब के अंदर बैठा
तो कुछ पानी बाहर फैला और उस बाहर फैलने की वजह से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, जिसको हम आज प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी के नाम से जानते हैं। वो था इल्यूमिनेशन। और फिर वो भागते हुए राजा के पास जाता है, वो कहता है कि यूरेका यूरेका मेरे को मिल गया। यूरेका का मीन मतलब होता है आई फाउंड इट, सॉल्यूशन मिल गया उसको उस प्रॉब्लम का, ठीक। फिर होता है वेरिफिकेशन, लास्ट में होता है वेरिफिकेशन कि ठीक है जो हमको आइडिया आया है अचानक से, उसके ऊपर हमने काम कर लिया है, अब उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग वाली वो उससे सॉल्व होती है कि नहीं होती। वेरिफिकेशन का मतलब चेक करते हैं हम कि वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। तो ये है हमारे 4 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है मेथड्स टू डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने के मेथड्स। तो 2 मेथड हैं बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने के, एक है साइकोलॉजिकल मेथड, एक है जनरल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड एंड जनरल मेथड। सबसे पहले साइकोलॉजिकल मेथड देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड में आता है सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर होता है आस्किंग इलॉजिकल क्वेश्चंस। इलॉजिकल क्वेश्चन पूछने हैं बच्चे से, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं कि अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो तुम क्या करते, अगर तुम राष्ट्रपति होते तो तुम क्या करते, ठीक है। बच्चे से इस तरह के इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या होगा कि अब इलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं हम इनको, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप 5वीं या 4थी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से, जो आपका 9 या 10 साल का बच्चा है, उससे अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो कि वो प्रधानमंत्री होता तो वो क्या करता, तो उस बच्चे के लिए उस उम्र में वो क्वेश्चन इलॉजिकल ही है। मगर क्योंकि आपने उसको एक प्रॉब्लम दी है तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा ज़रूर और अपना कोई ना कोई विचार प्रस्तुत करेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मगर उसके बारे में सोचेगा कि मैं अपने देश के लिए ये करता, मैं अपनी फ़ौज के लिए ये करता, मैं अपने घर वालों के लिए ये करता, फ्रेंड्स के लिए ये करता, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाओगे आप उसको, उसके लिए आप थोड़े बहुत उसको हिंट भी दोगे कि अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो तुम अपने देश के लिए क्या करते, अपने घर वालों के लिए क्या करते, अपनी दोस्तों के लिए क्या करते, अपने स्कूल के लिए क्या करते ना। आप इस तरह के हिंट दोगे और फिर वो क्या करता, ये उसकी थिंकिंग है, ये उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये उसको काम करना है, ठीक है। यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी काम है कि तो बच्चों से इस तरह के इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछने होते हैं साइकोलॉजिकल मेथड में, क्रिएटिविटी उनकी बूस्ट करने के लिए। नंबर 1 ब्रेनस्टॉर्मिंग। नंबर 2 क्रिएटिव आइडिया बुक्स। एक होती है क्रिएटिव आइडिया बुक। क्या होता है कि एक बुक होती है, इसमें एक तरफ पेज के एक तरफ पिक्चर्स बनी होती है और एक तरफ ब्लैंक पेज होता है, एम्प्टी लाइन्स होती है उसमें। तो क्या होता है, इन पिक्चर्स को देखते हुए बच्चे को कहा जाता है कि इन पिक्चर्स के रिगार्डिंग, इन पिक्चर्स को कनेक्ट करते हुए किसी भी तरह से या इनके ऊपर बेस्ड कोई भी एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करो, कोई भी एक स्टोरी बनाओ और उसको लिखो, ठीक। तो इस तरह की क्रिएटिव आइडिया बुक्स होती है, बच्चों को वो दी जा सकती है। फिर है क्रिएटिव रीडिंग टेक्निक्स। बच्चों को क्रिएटिव रीडिंग टेक्निक्स बताई जाए। क्या बच्चों को अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ाई जाएँ, कॉमिक्स बुक पढ़ाई जाएँ, उनको नॉवेल्स पढ़ाई जाएँ, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ाई जाए, उनको एसेज भी पढ़ाए जाएँ और कभी कभी बच्चों के लिए जो अखबार आता है वो भी पढ़ाया जाए, ठीक है। उनसे बच्चों की वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ उनकी क्रिएटिव रीडिंग टेक्निक्स भी आएगी। और जब उनको पढ़ना आएगा तो वो अपने के लिए खुद के आइडियाज़ भी सोच पाएंगे, ठीक है। नकल नहीं मारेंगे वो, बट अपने लिए खुद की स्टोरीज भी बना पाएंगे। अब अभी हमने साइकोलॉजिकल मेथड देखे थे क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। अब हम देख रहे हैं जनरल मेथड टू डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। जनरल मेथड में क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है, अपने किसी भी तरह के विचारों को उनको एक्सप्रेस करने देना, चाहे वो लिख के हो, चाहे बोल कर हो, चाहे गा कर हो, चाहे डांस करके हो या प्ले के थ्रू। बच्चा जैसे भी अपने विचारों को या अपने आइडियाज़ को बताना चाहे, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है वेलकम ऑफ इररेलेवेंट थॉट्स। बच्चे के इररेलेवेंट थॉट्स का भी वेलकम होना चाहिए, ठीक है। भले ही उसके बताए हुई स्टोरी, बताए हुए थॉट्स कितने भी इररेलेवेंट, इलॉजिकल और रेडिकल से लगे, मगर उनका वेलकम करना चाहिए आपको, ठीक है। बच्चे ने आपको आइडिया बताया कि मेरे को तो लैंसडाउन घूमने जाना है, मैं तो लैंसडाउन में घूमूंगा, तो उसको ये नहीं कहते है कोरोना चल रहा है अभी, इस तरह की बातें नहीं कहनी है बच्चे से, ठीक है। तो उसके कितने भी इररेलेवेंट थॉट्स हो, उनका वेलकम करना है आपको। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ ओरिजिनलिटी इन वर्क। प्रमोशन ऑफ ओरिजिनलिटी इन वर्क। बच्चे के जो भी बच्चे काम करेंगे उसमें ओरिजिनलिटी को प्रमोट करना है, ठीक है। ये नहीं कि जैसे ज़्यादातर स्कूलों में ये होता है कि बच्चों से कहा जाता है सीनरी बनाओ, और सीनरी के नाम पे बच्चे बनाते हैं 2 पहाड़, उनके बीच में एक सूरज उगाते हैं, एक नदी बहा देते हैं और एक झोपड़ी बना देते हैं, ठीक है। किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी क्लास में चले जाओ, एक स्टैंडर्ड सीनरी बच्चे यही बना के देते हैं। अब इसी के बीच में अगर कोई बच्चा एक झरने की सीनरी बना के लाता है, या किसी बीच की सीनरी बना के लाता है, या अजंता एलोरा की केव्स की बना के लाता है, या किसी वॉल्केनो की बना के लाता है, ठीक है, सीनरी तो वो भी है। तो इस तरह की ओरिजिनलिटी को आप प्रमोट करोगे,
ठीक है, क्योंकि वो बच्चा एक यूनिक काम कर रहा है और उसे हट के इमेजिन कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, तो ओरिजिनलिटी को प्रमोट करोगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर आता है ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एलेबोरेशन। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलेबोरेशन, मतलब क्रिएटिविटी के अंदर ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। ओरिजिनलिटी क्या होता है? नंबर 1, ओरिजिनलिटी होती है अपने थॉट, अपने खुद के थॉट्स, खुद के विचार, ठीक है, ओरिजिनलिटी मतलब अपने खुद के विचार, ओन थॉट्स। फ्लुएंसी, टू मेंटेन क्रिएटिविटी, फ्लुएंसी मतलब टू मेंटेन क्रिएट, ये नहीं कि एक बार तुक्का लग गया और एक बार तो मैंने कुछ ऐसी मतलब मोनालिसा की पेंटिंग बना दी और अगली बार मुझसे किसी घोड़े का पैर भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के अंदर फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, टू मेंटेन क्रिएटिविटी। ये नहीं कि बस एक बार हो गया कोई काम, एक बार तुक्के से कोई काम हो गया, मतलब वन बुक वंडर नहीं चाहिए हमको। जैसे वन बुक वंडर है ना, वो बहुत फेमस, क्या नाम है उसका, अरे झुम्पा लहरी ने जिसके ऊपर पिक्चर बनाई थी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को वन बुक वंडर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक बुक को वो बुकर प्राइज़ मिल गया था, एक बार बुकर प्राइज़ मिला था या कोई और ऐसे कोई प्राइज़ मिल गया था उसको, ठीक है। तो उसके बाद से उसने कोई भी ढंग का काम नहीं करा जिसको कुछ मिले। तो क्या है, आपकी क्रिएटिविटी में फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी मतलब आप कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है, क्रिएटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, ये नहीं कि बस एक बार आया और चला गया। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कोई एक सेट पैटर्न कर लिया और उसी के ऊपर चलते जा रहे हो, ठीक है, कि मैं तो ब्लू कलर से ही काम करूंगा और ब्लू कलर ही सब कुछ हो गया, ठीक है। कई बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, वो अपना एक कोई पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, कोई कलर चुन लेते हैं और फिर उसी के ऊपर काम करते हैं। जैसे एम.एफ. हुसैन थे, ठीक है, मैं अब किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आई एम नॉट इन पोजिशन टू क्रिटिसाइज एनी वन, आई एम जस्ट टेलिंग कि जैसे एम.एफ. हुसैन थे, तो एम.एफ. हुसैन की ज़्यादातर पेंटिंग्स में हॉर्स ज़रूर मिलता था कहीं ना कहीं पर, वो घोड़े को ज़रूर पेंट करते थे कहीं ना कहीं पर, ठीक है। और उनकी मोस्ट फेमस पेंटिंग भी जो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं थी, जो उनकी मोस्ट फेमस पेंटिंग में जो कॉन्ट्रोवर्शियल पेंटिंग नहीं थी, उनमें वो घोड़े ही बनाते थे, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर चेंज कर पाओ अपने को, ये नहीं कि आप एक ही तरह से चल रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने नॉवल लिखने शुरू कर दिया और आप बस मर्डर क्राइम उसके ऊपर ही लिखे जा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी आपका मर्डर नॉवल या क्राइम नॉवल एक दो बार अच्छा लगेगा, सही होगा, बट नेक्स्ट टाइम ना उसमें यूनिकनेस नहीं रहेगी। तो यूनिकनेस आने के लिए, लाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, तब वो क्रिएटिविटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन आना चाहिए, टू कवर मल्टीपल एरियाज, एक साथ कई सारे एरियाज को आप कवर करोगे तो एलेबोरेट हो जाएगी, ठीक है, तो एलेबोरेशन हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी के कौन कौन से एलिमेंट है? ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी को मेंटेन करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर चेंज, खुद को चेंज करने की, अपने थॉट्स को चेंज करने की क्षमता होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ चेंज, ठीक है। एलेबोरेशन होना चाहिए, टू कवर मल्टीपल एरियाज, एक साथ कई सारे एरियाज को कवर करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। फिर जैसे हमने इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़े थे डिफरेंट, ऐसे ही क्रिएटिविटी को जांचने के भी क्रिएटिविटी के टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी क्या है? TTCT, TTCT, टोरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। ये कई बार एक दो बार एग्जाम में आया है, क्या है वो पूछते हैं टोरेंस टेस्ट, सिर्फ ये बताते हैं टोरेंस, जैसे ये TTCT है ना, लास्ट तो क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए आ गया, क्रिएटिव थिंकिंग आ गया। तो ये एग्जाम में क्या पूछते हैं कि टोरेंस टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए होता है, सीधा ऐसा पूछता है कि टोरेंस टेस्ट किस लिए होता है। तो अगर आपको पता है कि टोरेंस ने क्रिएटिव थिंकिंग के लिए टेस्ट दिया था, तो आप मार्क कर दोगे कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए टोरेंस टेस्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में क्या रिश्ता है? देखिए, इंटेलिजेंस जो है वो गिफ्टेड बच्चे के अंदर होती है, क्रिएटिविटी क्रिएटिव बच्चे के अंदर होती है, बेसिक चीज़ है। इंटेलिजेंस गिफ्टेड बच्चे के अंदर है, क्रिएटिविटी क्रिएटिव बच्चे के अंदर है। इंटेलिजेंस जो है उसका IQ 130 के ऊपर तक जा सकता है, जो इंटेलिजेंस होता है, यानी जो गिफ्टेड बच्चा है उसका IQ 130 तक जा सकता है, 130 के ऊपर तक रह सकता है, ठीक है। और जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव बच्चा है, उसका IQ ज़्यादा भी हो सकता है, उसका IQ कम भी हो सकता है, और उसका IQ एवरेज भी हो सकता है। जो क्रिएटिव बच्चा है उसका IQ 100 से कम भी हो सकता है, 100 के ऊपर भी हो सकता है, और 120 से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हो आप?
तो क्रिएटिविटी आईक्यू की मोहताज नहीं है, इंटेलिजेंस आईक्यू की मोहताज है, आईक्यू पर डिपेंडेंट है एक तरह से। इंटेलिजेंस जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जो इंटेलिजेंस है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, मतलब इन द बॉक्स सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये फ़र्क है। इंटेलिजेंस जो है वो लॉजिकल थिंकिंग पे जाती है, इंटेलिजेंस इज लॉजिकल थिंकिंग, और जो क्रिएटिविटी है वो बियॉन्ड लॉजिक होती है, क्रिएटिविटी इज बियॉन्ड लॉजिक। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। केस देखिए अलग अलग, 4 तरह के केस बताएं कि किसी बच्चे में क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो उसकी इंटेलिजेंस कम हो सकती है। ये हो सकता है कि किसी बच्चे में क्रिएटिविटी कम है तो उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकती है, ये भी केस है। केस 3, किसी बच्चे में क्रिएटिविटी ज़्यादा है साथ ही साथ उसकी इंटेलिजेंस भी ज़्यादा है, ये केस भी हो सकता है। केस नंबर 4, कि किसी बच्चे में क्रिएटिविटी कम है और उसकी इंटेलिजेंस भी कम है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, समझे आप।